अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे और अपना जो क्वारंटीन पीरियड है उसको बड़े अच्छे से बड़े मैनेज करके जो है मोटिवेटेड रहते हुए जो है वो गुजारे होंगे। मुश्किल तो है ऑब्वियसली, मैं बार बार एक बात आप बच्चों से कहता हूँ, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टे मोटिवेटेड इन दिस सॉर्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस। बट यही फिर इंसान की अज़मत है, यही हमारी ग्रेटनेस है कि हम मुश्किल से मुश्किल हालात में भी क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल अक्सर बच्चों को ये दिया करता हूँ कि डायनासॉर्स क्यों फ्लॉप हो गए और हम क्यों सर्वाइव कर गए। हालांकि अगर माइट वाइज आप कंपैरिजन करें तो दे वर वे सुपीरियर देन अस। ताकत के हिसाब से अगर आप देखें तो उनकी और हमारी ताकत का कोई जोड़ ही नहीं बनता, कोई मैच ही नहीं बनता। लेकिन इसके बावजूद आखिर क्या वजह थी कि दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव एंड वी डिड। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हमारे अंदर अडेप्टेबिलिटी जो थी वो मौजूद थी। और ये वजह है कि जैसे भी हालात होते थे हम क्या करते थे, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, बीइंग ए ह्यूमन रेस, हम क्या करते थे उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे। सो फिर एक हमारी उसी अडेप्टेबिलिटी का, उसी रेजिलियंस का आप क्या लें कि इम्तहान है कि हाउ वेल वी कैन अडेप्ट आवरसेल्फ, किस तरह से हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो अडेप्ट कर सकते हैं। आज हम अपनी नेक्स्ट पोएम जो है वो करने जा रहे हैं, जो हमने बीच में एक स्किप की थी। आपको पता है हम पहले 6th पोएम हमने पढ़ी थी और मैंने कहा था कि 6th पढ़ाने के बाद आपको जो है वो 5th पोएम जो है वो हम पढ़ेंगे। ये कौन सी पोएम है जी? In the street of fruit stalls, जैन स्टॉलवर्दी की पोएम है। और इससे पहले हम इसकी पोएम जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके। नंबर 6 पे वो जो हमारी पोएम थी अ सिंधी वुमन, दैट वाज आल्सो रिटन बाय, कंपोज्ड बाय जैन स्टॉलवर्दी। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इसका ख़ास कनेक्शन है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ, अंडर डेवलप्ड मुल्कों के साथ। और इसकी एक और जो खूबी है that he is called a war poet। ठीक है, ये जो इसकी एंटी वॉर पोइट्री है ना, as the highlights of his, ये इन लोगों में से था, बरतानिया के उन लोगों में से, उन मॉडर्न पोइट्स में से है। अभी ऑफ लेट ही इसका इंतकाल हुआ। तो ये उन लोगों में से है जिसने जंग के ख़िलाफ़ बहुत लिखा। और आपको पता है कि लास्ट जो सदी हमारी गुजरी है दैट वाज डेवस्टेटिंग एज फार एज वॉर्स वर कंसर्न। दो हमने आपको पता है कि पिछली सदी के अंदर जो है वो 2 जंग अजीम हम लड़ चुके, 2 मेजर वॉर्स, वर्ल्ड वॉर्स जो है वो हम लड़ चुके। तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने जंग के मुखालिफ लिखा, जिन्होंने अमन की बात की, जिन्होंने लोगों के अंदर खुशियाँ बांटने की बात की, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया को डिफ्यूज़ किया, रद्द किया, रिजेक्ट किया कि हमें जो है वो इंसानी जो वसाइल हैं उनको जो है वो हमें जंगों में झोंक देना चाहिए। बल्कि इसकी बजाय उन्होंने क्या किया, इसकी पूरी पोइट्री जो है अगर आप देखते हैं इस पोएम में भी हमें नज़र आएगी, इसकी सारी की सारी पोइट्री जो है क्या करती है, हाइलाइट्स
द इम्पैक्ट्स, और आई शुड से इम्पैक्ट्स की बजाय भी मुझे कहना चाहिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर। इसकी सारी की सारी जो पोइट्री है वो हमें ये बताती है कि जंग जो है उसके नुकसानात क्या हैं, जंग की जो तबाहकारियाँ हैं वो क्या हैं। और अनफॉर्चुनेट बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जैसे खित्तों में जो लोग रहते हैं, मतलब हम पाकिस्तान, इंडिया, जो मैं कहता हूँ वॉर मैनिक है बहुत हद तक, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट बात है ये कि हमारे यहाँ बहुत से लोग, ज़रा सी बॉर्डर पे कशीदगी होती है तो दे फील हैप्पी कि चलो शुक्र है एटम बम चलता हुआ देखेंगे, ठीक है। तो हमारे जैसे मुआशरों के लिए जो कि थोड़े आप कह लें कि एज फार एज वॉर इज़ कंसर्न, तो वो थोड़े जज्बाती हैं, थोड़े इमोशनल हैं, वो समझते हैं कि जंग को बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। उन लोगों के लिए जॉन स्टॉलवर्दी जैसे लोगों को पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है सो दैट कि दे कैन नो कि जंग की जो है वो तबाहकारियाँ क्या हैं, जंग के नुकसानात क्या हैं। जंग कोई इतनी प्लेजेंट चीज़ नहीं होती। हम समझते हैं कि शायद हम ही तबाह कर देंगे दुश्मन को, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब जंग होती है तो फिर तबाही जो है वो क्या होती है, वो दोनों साइड से आती है। सो इसलिए इस जैसे लोगों को पढ़ना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और यही वजह है कि इसको ऐड भी किया गया है। अगर हम इसके पर्टिकुलर इस पोएम की बात करें तो ये दो तरह की चीज़ें जो है इसमें हमें दिखाई देती हैं। नंबर 1, threats of war and कि जंग के जो हालात हैं, जंग का ख़तरा जो है वो हमें इस पोएम में जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है वो झलकता हुआ जो है वो नज़र आता है कि यस, जंग जो है वो होने वाली है। और फिर उसका इंसानी नफ्सियात पर जो असर है, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो इफ़ेक्ट्स हैं, ये जो मैंने कहा, बल्कि मैं इसको और लिख देता हूँ आगे, ऑन ह्यूमन माइंड, कि इंसानी जहन पर जो उसके असरात हैं वो भी हमें जो है वो बड़ी नुमायाँ करके जो है वो उसने दिखाए हैं कि जब जंग होती है तो इंसानी जहन जो है वो किस कदर खौफ का शिकार होता है। आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह उसको जो फ्रूट्स हैं वो भी क्या लग रहे हैं, वो उसको कैनन बॉल लग रहे होते हैं, तोप के गोले लग रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरा जो इसमें पॉइंट उसने रेज किया हुआ है वो है ह्यूमन ऑप्टिमिज्म, कि इंसान जो ऑप्टिमिज्म क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में पूरी उम्मीद रहना, ठीक है, कि इस सब कुछ के बावजूद इंसान क्या रहता है, बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक रहता है, बड़ा ही पूरी उम्मीद रहता है। और ये जो ह्यूमन ऑप्टिमिज्म है दैट हैज़ बीन शोन इसको उसने शो किया है बच्चों के जरिए। कुछ सियाफम बच्चे जो है, डार्क बच्चे जो है वो यहाँ आते हैं इसी जंग में, इसी गली में, ठीक है, और वो किस तरह से अपनी खुशी का इजहार करते हैं, ठीक है। वो बेसिकली इंसानी उम्मीद को शो करता है कि किस तरह इंसान जो है इन मुश्किल तरीन हालात में भी, और ये एक तरह से लर्निंग भी है। यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, जो चिल्ड्रन है,
चिल्ड्रन आर द रोल मॉडल्स। यहाँ पर उन्हें जो है वो एक रोल मॉडल के तौर पर जो है वो पेश किया गया है कि किस तरह हमें जो है वो बच्चों से सीखना है। बच्चे क्या करते हैं, जिस तरह के भी हालात हों वो क्या करते हैं, वो अपने लिए कोई खुशी का कोई पहलू, दे क्रिएट देयर ओन हैप्पीनेस, वो अपनी खुशी जो है वो खुद से जो है वो पैदा कर लेते हैं। और इसी चीज़ को यहाँ उसने हाईलाइट भी किया है कि किस तरह से हमें जो है वो अपनी चीज़ें, अपनी खुशी बदतरीन हालात के अंदर भी जो है वो तलाश करनी चाहिए। सीन क्या थोड़ा सा वो बता देता हूँ, फिर हम अपनी पोएम ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे। जैन सोलवर्दी एक गली में खड़ा है और वहाँ पर जो है मुख्तलिफ फ्रूट स्टॉल्स जो है वो लगे हुए हैं और वो खुद इतना डिप्रेस्ड है, इतना घबराया हुआ है, ये जंग का खौफ जो है उस पर इतना सवार है कि उसको वो जो फल हैं, जो फ्रूट स्टॉल्स हैं, वो भी क्या लग रहे हैं, वो भी उसको तोप के गोले लग रहे हैं। ठीक है, और इस दौरान फिर कुछ स्याफम बच्चे, ब्लैक चिल्ड्रन जो हैं हम ये जो स्याफम बच्चे उसने चूज़ किए हैं, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस है, क्योंकि आप देखते हैं कि पिछली सदी में जितनी भी जंगें हुई हैं वो ज़्यादा क्या हुई हैं, अंडर डेवलप मुल्कों में हुई हैं, गैर तरक्की याफ्ता मुल्कों में हुई हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों के बीच जो है वो इतनी जंगें नहीं हुई। तो जो मरे हैं लोग, जिन पे अजाब जंगों का नाजिल हुआ है, वो कौन से लोग थे, वो गैर तरक्की याफ्ता मुल्क थे। तो ये बेसिकली ये जो चिल्ड्रन है, दे आर ऑल्सो द सिंबल ऑफ अंडर डेवलप कंट्री, मजबूर मुल्कों के अवाम जो है उनकी एक अलामत के तौर पे भी इनको डिस्कस किया हुआ है। हम आगे चल के डिटेल से बड़ी तफसील के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो वो वहाँ आते हैं और किस तरह से अपनी जोश व जज्बे का इजहार करते हैं और किस तरह से उस मुश्किल सिचुएशन को भी इंजॉय करते हैं। ये इस पोएम का जो है वो मोटो है कि एक तरफ एक्सट्रीम आप कह लें कि खौफ है, एक्सट्रीम फियर है, इतना फियर है कि उसको फ्रूट्स भी जो हैं वो कैरन बॉल्स लगते हैं, तोप के गोले लगते हैं, और दूसरी तरफ एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म है, इंतहा की उम्मीद पसंदी है, ठीक है, रजायत पसंदी है कि जहाँ जो है वो बच्चे बिल्कुल उस सारे सिचुएशन से, उस सारी कह लें कि मुसीबत से बेपरवाह होकर जो है वो अपना काम एंजॉय करें। ठीक है बेटे, तो हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। आए बच्चे, तो पहला बेटे हम स्टेंजा करने जा रहे हैं। वो कहते हैं विक्स बैलेंस फ्लेम। अब ये जो विक्स है, आपको पता है कि यहाँ हम अपना सिनोनिम्स करते हैं, इसके बाद और यहाँ हम अपनी करते हैं लिटरेरी टेक्निक्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। कहते हैं कि विक्स बैलेंस फ्लेम विक्स कहते हैं कॉर्ड को, थ्रेड को, जो लालटेन की वो जो बत्ती होती है बेसिकली, ठीक है, उसका जो फीता होता है उसको बेसिकली हम कहते हैं कॉर्ड कह सकते हैं, थ्रेड कह सकते हैं। बैलेंस बैलेंस कहते हैं स्टेबलाइज करने को। बैलेंस, स्टेबलाइज, विक्स बैलेंस फ्लेम
और फ्लेम जो है वो हम कहते हैं फ्लेयर, शोला। विक्स बैलेंस फ्लेम्स के जो उसकी जो अगरबत्ती है वो क्या करती है, वो शोले को मुतवाज़न रखती है। अ डार्क ड्यू फॉल्स, डार्क ड्यू के ये जो अंधेरी शबनम है ये भी क्या है, ये गिरती चली जा रही है। अब इसको ज़रा इसका सिंबलिज्म भी देखते जाइएगा। अब ये डार्क ड्यू जो है दैट इज द सिंबल ऑफ पैसिमिज्म, मायूसी की अलामत है। ठीक है, कि ये बेसिकली बता रहा है कि हालात इतने ख़राब हैं, इतना दुख है, इतना रंज है। मैं इधर लिख भी रहा हूँ, इट इज़ द सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, डेवस्टेशन, कि हालात इस कदर ख़राब हैं कि जो शबनम गिर रही है, हालांकि शबनम क्या होती है, शबनम जो ड्यू है इट इज़ द सिंबल ऑफ फ्रेशनेस, इट इज़ द सिंबल ऑफ नोवेलिटी। ठीक है, कि जिद्दत की अलामत है, इनोवेशन की अलामत है, ताजगी की अलामत है, फ़रहत की अलामत है। ठीक है, बट यहाँ वो कह रहा है कि हालात इतने ख़राब हैं कि इवन द ड्यू हैज़ बिकम डार्क। अब ये वो पहले सीन प्रेजेंट कर रहा है अपना। ठीक है, दो इसमें लोग हैं, एक जैन सॉल्वर्दी है जो उस गली में मौजूद है और दूसरा बच्चे हैं। जैसे हमने संदीप वुमन में पढ़ा था ना कि एक वो खुद था जो ऑब्जर्व कर रहा था और दूसरी वो खातून थी जो उससे गुजरी थी। तो अब ये पहले अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि विक्स बैलेंस फ्लेम के जो उसके फीते हैं, लाल टैन के फीते जो हैं, वो उसके शोले को ज़रा स्टेबल करते हैं। अ डार्क ड्यू फॉल्स, और जो शबनम है, अंधेरी शबनम जो है वो गिरती चली जाती है। इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स, अब ये कौन सी स्ट्रीट है, ये वही स्ट्रीट है जिसके अंदर वो मौजूद है। और ये प्रोबेबली जो है ये जो स्ट्रीट है इट इज अ स्ट्रीट ऑफ सम वॉर स्ट्रिकन कंट्री। ये ऐसा महसूस होता है, इसमें ऐसा फील होता है कि जैसे किसी जंग ज़दा इलाके में जो है वो मौजूद है। और अभी आगे चल के हम इसको देखेंगे। मेलन, गोवा, मैंडरिन, मैंडरिन बेसिकली नारंगी को कहते हैं, ऑरेंज टाइप जो है ये एक फल होता है उसको कहते हैं। मेलन, गोवा, मैंडरिन के मेलन किसको कहते हैं, खरबूजे को, गोवा अमरूद को, मैंडरिन नारंगी को, के अमरूद, खरबूजा और मैंडरिन जो है पिरामिड पाइल्ड लाइक कैनन बॉल्स। पिरामिड मखरूती शेप में, पिरामिड एक शेप होती है। ठीक है, इस टाइप की मैं आपको बता भी देता हूँ, आपने देखे हुए पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, इसको आप पिरामिड्स कहते हैं, मखरूती। पिरामिड पाइल्ड लाइक कैनन बॉल्स, पाइल्ड कहते हैं हीप्ड कह सकते हैं, अरेंज्ड कह सकते हैं। ठीक है, कि इन्हें जो है वो किस तरह जोड़ा गया है, इनको इस तरह जोड़ा गया है लाइक कैनन बॉल्स। अब ये जो लाइक कैनन बॉल्स है ना, ये अभी it is basically it is a simile। ठीक है, ये एक सिमिली है, ये एक तशबीह है कि उनको किस तरह से जोड़ा गया है। ऐसे जोड़ा गया है
कि जिस तरह के वो कोई कैनन बॉल्स हों, तोप के गोले हों। ग्लो रेड हॉट, गोल्ड हॉट फ्रॉम विद इन, और इनके अंदर से जो है वो क्या है, सुनहरी रंग की और तेज लाल रंग की जो है वो रोशनी जो है वो उनके अंदर से फूट रही है। नाउ अब ये जो सिमिली है ना जिसका हमने अभी तस्करा किया, दिस वन, दिस शोज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पोएट। ये जो पोएट मैंने कहा था ना कि कॉन्सिक्वेंसेस, वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस उसको बताएगा, तो ये उसके ज़हन पर जो असरात है ना जंग के, ये उसको शो कर रही है कि उसको इतना डिप्रेस्ड है, इतना डेवस्टेटेड है, इतना डिस्ट्रॉयड है मेंटली वो, कि उसको क्या लग रहा है कि उसको वो जो फल है वो भी क्या लग रहे हैं, वो भी ऐसे लग रहे हैं जैसे तोप के गोले हों। और वो जो एक वॉर मैनी है या वो जो एक जंग की तबाहकारी है, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉर है, वो उसके जहन पे, उसके दिल पे इस कदर सवार है, इस कदर छाई हुई है कि उसको जो है वो क्या लग रहा है, इवन द ड्यू इज लुकिंग डार्क टू हिम। वो ड्यू भी जो है वो उसको डार्क लग रही है। और ये जो कैनन और ये जो फल हैं, बेसिकली ये जो ग्लो है ना, ग्लो ऑफ द फ्रूट, ये किसको शो करती है, ये बुनियादी तौर पर रिप्रेजेंट कर रही है ब्यूटी ऑफ नेचर को, कुदरत की खूबसूरती को रिप्रेजेंट कर रही है। बट द पोएट इज सो डिप्रेस्ड, द पोएट इज सो डिस्ट्रॉयड एंड द पोएट इज सो पैसिमिस्टिक। वो हालात की वजह से इतना घबराया हुआ है, इतना परेशान है, इतना डिप्रेस्ड है कि उसको ये जो ब्यूटी ऑफ नेचर है ये भी क्या लग रही है, ये भी उसको एक फियरसम चीज़ लग रही है, एक फियरफुल चीज़ लग रही है, एक हॉरिबल चीज़ लग रही है, उसको डराने वाली चीज़ लग रही है। उसकी जो रोशनी उसके अंदर से फूट रही है फलों के अंदर से, ठीक है। और वो मतलब आप देखते हैं फ्रेश फ्रूट्स में देयर इज़ अ सर्टेन ग्लो ऑन देम, उनके ऊपर एक ख़ास चमक होती है। वो चमक जो है वो बुनियादी तौर पर तो किस चीज़ के सिंबल है, दैट इज़ द सिंबल ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर। बट द पोएट इज सो डिप्रेस्ड, द पोएट इज सो प्री ऑक्यूपाइड इन ए स्टेट ऑफ माइंड। जो जंग की तबाहकारी है उसने इतना उसको गमज़दा किया हुआ है, इतना परेशान किया हुआ है कि वो क्या है, वो उस फितरत की उस खूबसूरती में भी जो है उसको क्या नज़र आ रहा है, उसको फियर नज़र आ रहा है। उसको वो फल भी जो है वो फल नहीं लग रहे, बल्कि वो फल भी उसको क्या लग रहे हैं, वो फल भी उसको कैनन बॉल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ द इम्पैक्ट वॉर कैन हैव ऑन ऑल ऑफ अस। यही वो बेसिकली इस पहले स्टेंजा में बताना चाहता है कि इन जंग जो है इतनी तबाहकुन चीज़ है कि वो इंसानी नफ्सियात को बिल्कुल बदल के रख देती है। इंसानी जो साइकोलॉजी है, इंसानी जो मेंटालिटी है, उसको बिल्कुल टोटली टर्न अराउंड करके रख देती है, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट वी शुड अवॉइड वॉर। ठीक हो गया बेटे, आज के लिए हम इतने ही पढ़ेंगे, बाकी हम आते हैं लेटर्स पे अपने। अच्छा जी, लेटर हमने लास्ट टाइम जो हमने लेटर पढ़ा था वो लेटर नंबर 8 था, जो आज हम वहीं से इसको आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। लेटर नंबर 9 आपके यूनिक नोट्स पे पेज नंबर 327 है। ये कहते हैं जी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू योर बर्थडे पार्टी। क्या आपने क्या करना है, उसको बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करना है। मैनी फ्रेंड्स वर क्रॉस विद मी। अब ये जो क्रॉस है वर्ड, ये बड़ा दिलचस्प वर्ड है, आप इसको मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो क्रॉस होता है अबूर करना, जैसे हम कहते हैं
he He tried to cross the river. अब ये क्या है? अबूर करना. एक होता है इसी क्रॉस का मतलब होता है गलत कर देना. जैसे he crossed my answer. कि उसने क्या किया? मेरा जवाब मुकम्मल तौर पे क्या किया? गलत कर दिया. एक इसी क्रॉस का मतलब जो है वो नाराज होना भी होता है, जो यहां पर उसने इस्तेमाल किया है. My friend is cross with me. अब यहां पर इसका मतलब होता है annoyed, नाराज होना. Many friends were cross with me, कि बहुत से दोस्त हैं वो मुझसे नाराज हैं for not inviting them to my birthday party last year, क्योंकि मैंने उन्हें पिछले साल अपनी बर्थडे पर जो है वो इनवाइट नहीं किया था. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई कुड नॉट सेलिब्रेट माई बर्थडे. कहते कि हकीकत तो ये है कि मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं कर सका था बिकॉज ऑफ अ डेथ इन माई फैमिली, क्योंकि मेरी फैमिली में क्या था, एक डेथ हो गई थी. कहानी उसने ख़त्म कर दी कि जी मौत हो गई थी, इधर मैं मौत भूता हूँ कि तुम्हारे चोंचलों में पढ़ूँ. बट दिस ईयर आई हैव प्लान्स टू सेलिब्रेट इट विद ग्रेट पॉम्प एंड शो. पॉम्प एंड शो करते हैं बड़ी शान व शौकत के साथ, बड़ी कह लें कि खुशी के साथ जो है उसको आप कहें. बट दिस ईयर आई हैव प्लान्स टू सेलिब्रेट इट विद ग्रेट पॉम्प एंड शो. कहते हैं लेकिन इस साल मेरा इरादा है कि मैं ऐसे बड़े धूमधाम से जो है वो मनाऊंगा. आई नो यू आर विद योर ग्रैंड पेरेंट्स इन योर इंसेस्ट्रल विलेज. इंसेस्ट्रल कहते हैं आबाई, जहाँ पे आपके आबा व अजदाद रहते हो. कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने दादा दादी के साथ जो है वो अपने आबाई गांव गए हुए हो टू स्पेंड द फर्स्ट 3 months ऑफ योर समर वेकेशन, ताकि तुम अपनी छुट्टियों के पहले 3 महीने जो है वो वहाँ गुजार सको. और ये एक चीज़ आपको अभी से बताता जाऊँ, ये वेकेशन होता है, वेकेशंस नहीं होता. ठीक है, हम पहले भी कर चुके. इट इज़ वेकेशन. वेकेशंस जो है दैट इज़ इनकरेक्ट. सिंस माई बर्थडे फॉल्स on the 30th of June, you may forget to return to the city before the party. कहते हैं चूँकि मेरी बर्थडे जो है वो 30 जून को आती है, तो हो सकता है कि तुम वापस शहर पलटना जो है इस पार्टी से पहले वापस शहर आना भूल जाओ. This letter should serve as an invitation as well as a reminder. रिमाइंडर कहते हैं याद दहानी, इन्विटेशन कहते हैं दावतनामा. कहते हैं लिहाजा ये ख़त जो है ये एक दावतनामा भी है और एक तरह से तुम्हारे लिए याद दहानी भी है. आई प्लान टू इन्वाइट ऑल आवर फ्रेंड्स टू माई बर्थडे पार्टी. कहते कि मेरा इरादा है कि मैं इस साल अपने तमाम तर दोस्तों को जो है अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाऊंगा. इट विल नॉट बी जस्ट अ बर्थडे पार्टी, इट विल बी अ ग्रेट गेट टुगेदर फॉर आवर कॉलेज फ्रेंड्स. कहते कि ये सिर्फ एक बर्थडे पार्टी नहीं होगी, बल्कि हमारे दोस्तों के लिए जो है एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गेट टुगेदर भी होगी. दिस ईयर आई प्लान टू होल्ड द पार्टी इन द लॉन ऑफ माई हाउस. कहते कि इस साल मैंने ये मंसूबा बनाया है कि ये जो पार्टी है ये अपने घर के लॉन में करूँगा, इंस्टेड ऑफ द स्टफलिंग एटमॉस्फियर ऑफ अ होटल. स्टफलिंग कहते हैं घुटन ज़दा, हब्बस ज़दा, के बजाय इसके कि मैं होटल के घुटन ज़दा माहौल में इस पार्टी को रखूँ, इस बार मैंने ये प्लान किया है कि मैं इसे अपने घर के लॉन में रखूँगा. आई होप यू विल जॉइन मी विदाउट फेल. कहते कि मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जो है वो लाजमी मेरे साथ जो है वो इसमें शामिल होगे. ठीक है बेटे, ये लेटर था हमारा. और अब हम आते हैं अपने पेयर ऑफ वर्ड्स पे. हमने कर लिए थे.
अब 61 से ऑनवर्ड पेज नंबर 360 है, उस पे हम स्टार्ट करें। मैं इधर आपके लिए लिख भी देता हूँ। Corporal, first one, ये हम कहते हैं जी जिस्मानी को, ठीक है। और आपका मौजूद भी है यहाँ पर, सेंटेंस भी मौजूद है। तो कहते हैं जी कॉर्पोरल पनिशमेंट इज़ नॉट अलाउड इन अ कॉलेज। वी ऑल नो कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में, थैंक गॉड कि ये चीज़ जो है वो बंद कर दी गई है। देन नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो मादी हो, ठीक है, मटीरियलिस्टिक जो चीज़ है उसको जो है वो हम कॉर्पोरियल कहते हैं। मैन हैज़ टू स्ट्रगल डे एंड नाइट फॉर हिज कॉर्पोरल नीड्स, कि उसको अपनी जो मादी ज़रूरियात हैं उनके लिए दिन रात क्या करनी पड़ती है, वो मेहनत करना पड़ती है। देन 62 पर अगर आप आए तो द फर्स्ट वन इज कॉर्प्स, और ये वाला जो कॉर्प्स है ये हम कहते हैं लाश। ये जो कत्ल वगैरह में लाश मिलती है। द एनिमी लेफ्ट द कॉर्प्सेस ऑफ हिज सोल्जर्स एंड फ्लेड अवे, कि उसने वहीं जो है वो अपनी लाशें छोड़ी और वहां से भाग खड़ा हुआ। और दूसरे वाला जो है ये फौज के दस्ते को कहते हैं, कोर पढ़ते हैं वैसे इसे, ठीक है, आपने अक्सर सुना भी है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। देन नंबर 63 पर आए जी। तो फर्स्ट वन है जी काउंसिल। काउंसिल जो है ये हम कहते हैं मजलिस, कमेटी वगैरह, ठीक है। ही इज़ द मेंबर ऑफ आवर कॉलेज काउंसिल, कि वो हमारी कॉलेज काउंसिल का क्या है, वो मेंबर है। और दूसरे वाला जो SE वाला काउंसिल है ये हम कहते हैं मशवरे को, ठीक है जी। ही रिफ्यूज टू एक्ट अपॉन द वाइज काउंसिल ऑफ हिज फादर, कि उसने जो है अपने बाप के जो दानिशमंदाना मशवरा था उस पर अमल करने से इनकार कर दिया, ठीक है जी। नंबर 64 पर देखें, कोर्स। ये वाला कोर्स जो है ये हम कहते हैं, ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं निसाब, ठीक है, रास्ता, इसको हम जो है वो कोर्स कहते हैं। विल बी एबल टू कंप्लीट आवर कोर्स इन 4 years, कि हम 4 सालों में जो है वो अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट वन जो है ये वाला कोर्स जो है इसको हम कहते हैं खुरदरा या रफ। द ड्रेस इज मेड ऑफ कोर्स क्लोथ, कि ये जो है ये खुरदरे कपड़े से जो है वो बना हुआ है। नेक्स्ट 65 हम कह रहे हैं जी क्रेडिबल। क्रेडिबल कहते हैं काबिल यकीन, काबिल भरोसा। योर स्टेटमेंट इज़ नॉट क्रेडिबल, कि आपकी ये जो बयान है ये काबिल भरोसा नहीं है। और क्रेडिलस, क्रेडिलस कहते हैं ऐसे शख्स को जो कानों का कच्चा हो, जो फ़ौरन, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं जिन्हें लाया गली उसे नल चली, ठीक है, कि जिसने को बात की उसी के साथ ही आप सहमत हो जाएं। ही इज़ अ क्रेडिलस फेलो एंड विल ईजीली बिलीव योर स्टोरी। और देन क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो कि काबिल तारीफ़ हो। हिज करेज इज़ क्रेडिटेबल, कि उसकी जो बहादुरी है वो काबिल तारीफ़ है, ठीक है बच्चे। इसके साथ ही हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जीते रहें, खुश रहें।